नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने देखा था राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं। उसी प्रकार आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे इसको पद से हटाया जा सकता है, किसको ये अपना त्यागपत्र देता है और क्या क्या इसके लिए योग्यताएं होनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रावधान देखेंगे जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर पाया जाता है, तो वो अंतर आरपीएससी कई बार एमसीक्यू के रूप में पूछती है, तो वो उन अंतरों को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो सारे चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 63 से लेकर जो 71 है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति क्यों बनाया गया? भारत में जो उपराष्ट्रपति की स्थिति है वो विरल स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने के लिए है। एक सीमित प्रकार से राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाने के लिए उपराष्ट्रपति होगा जब राष्ट्रपति अपने पद को संभालने में सक्षम ना हो, या तो उसने तुरंत त्यागपत्र दे दिया हो, या उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया गया हो, या किसी और कारण से जिससे कि वो बीमार हो, सक्षम ना हो किसी प्रकार से अपना कार्य करने में, उस समय के लिए एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था होनी जरूरी है। उसी के लिए उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान में बनाया गया है, ताकि राष्ट्रपति की जगह कोई एक उपराष्ट्रपति ऐसा हो जो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सके। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, क्या ये राष्ट्रपति के समान ही है? चलो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 66 है, उसके अंदर उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल हैं और निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी उसका विवरण दिया गया है। अब उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 3 अर्हताओं का एलिजिबिलिटी का होना जरूरी है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो लगभग सभी में समान होती है कि वो निश्चित रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति में भी आयु 35 वर्ष होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति में भी आयु 35 वर्ष होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो तीसरी अर्हता है ना, उसमें है कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अर्हताओं में, एलिजिबिलिटी में। जो राष्ट्रपति होता है जो अपना राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, उसकी अर्हताओं में दिया गया है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, बाकी चीज़ें सेम रहेगी अपनी। अब 66(1) में दिया गया है कि निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के द्वारा होगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। किस प्रक्रिया से होगा? ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये गुप्त मतदान के जरिए होगा। मतदान है वो गुप्त रहेगा। अब यहाँ पर देखने योग्य बात है कि यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। तो एक अंतर ये हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। उपराष्ट्रपति में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य वहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य है वही भाग लेते हैं। जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वही मतदान करने के लिए योग्य हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं उनको मतदान का हक है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो नामांकित हो। ये हो गए दो मुख्य अंतर। राष्ट्रपति में निर्वाचित, लोकसभा में सभी। राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद मैंने राष्ट्रपति का जो चुनाव था
उसमें पिछली वीडियो में ये बताना भूल गया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देना होता है। इसमें एक आपको बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें हर व्यक्ति का या हर उम्मीदवार का नाम लिखा होता है और उसके आगे बॉक्स के अंदर आपको उसके लिए प्रेफरेंस देनी होती है। यानी मैं 1 नंबर पर इसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति देखना चाहता हूँ, 2 नंबर पर इसको देखना चाहता हूँ, 3 नंबर पर इसको देखना चाहता हूँ। तो ये हमने कुछ उदाहरण स्वरूप बनाया गया है। जैसे हमने ये 7 बैलेट पेपर लिए हैं, मान लेते हैं कि कोई 7 मतदाता हैं, वो चुनाव कर रहे हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का, दोनों को मान के चल लेना। और 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, एक अमित शाह जी हो गए, एक राहुल हो गए और एक केजरी हो गए। ये उदाहरण के तौर पर मैंने लिए हैं। जो बैलेट पेपर होता है उसमें मतदाता है उनको ये अधिकार होता है कि वो केवल एक प्रेफरेंस भर के भी खाली छोड़ सकते हैं और जितने उम्मीदवार हैं उन सब के आगे अपनी प्रेफरेंस लगा सकते हैं। ये इसीलिए होता है ताकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी जो अच्छी तरह से बहुमत जिसमें जनता का आता है उसको मिल सके। अब बहुमत के लिए जो कोटा निर्धारित होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था कि कुल मत बटे कुल पद प्लस 1 और प्लस 1, ये कोटा निर्धारित होता है। इसके लिए क्या होगा, कुल मत अपने कितने हैं, 7 है। पद कितना है, पद 1 ही है, चाहे वो आप राष्ट्रपति मानो या उपराष्ट्रपति मानो। 1 + 1 + 1 बराबर 7/2 + 1। 7 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3.5 + 1, यहाँ आ गया 4.5। यानी जिसको 5 मत प्राप्त होंगे उसको हम विजयी घोषित करेंगे। इस प्रकार से फॉर्मूले से ये कोटा निकाला जाता है। अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में ये 50% से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जैसे कोई 7 कैंडिडेट आए, उन्होंने वोट डाले, उसमें से एक ने अमित को 1 नंबर प्रेफरेंस दी, राहुल को 2, केजरी को 3, तीनों ने ऐसे दी। जो ये चौथा है, चौथे ने ऐसे दे दी, 5वें ने ये दी, 6ठे ने ये दी, 7वें ने ये दी। अब हम क्या करेंगे कि जिसकी प्रेफरेंस 1 दी हुई है उसको उसी बंदे की टोकरी में डालेंगे। जैसे अमित की 1, 2, 3 वोट आ गए अमित के पास। राहुल को 1 कितने लोगों ने दिया है, 1, 2 और 3, राहुल के पास भी आ गए 3 वोट। केजरीवाल को 1 किसने दिया है, सिर्फ 1 बंदे ने दिया है, तो ये 1 आ गया। अब जिसके पास सबसे कम वोट होंगे, जैसे केजरीवाल के पास सिर्फ 1 है, तो इसको हम पराजित घोषित करके फिर इस वाला जो बैलेट है उसमें जो 2 नंबर पर प्रेफरेंस दी हो गई होगी उसके अनुसार उसको हम दूसरे की टोकरी में डालेंगे। अब केजरीवाल वाला ये था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 नंबर तो कट गया, 2 पर किसको है, राहुल को, तो ये राहुल वाली टोकरी में आ जाएगा। राहुल के पास कितने हो गए, 4 वोट, तो यहाँ पर +1 आ गया। तो यहाँ पर विजयी कौन हो गए, यहाँ पर राहुल गांधी है वो विजयी हो गए और अमित शाह है वो हार गए। इस प्रकार से अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहती है प्रक्रिया तो इसको दोहराते रहते हैं और जो हारते रहते हैं, जो सबसे लास्ट आता है, उसको हम दूसरे की टोकरी में वितरित करते जाते हैं। ये होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव प्रणाली। ठीक है, इसके बाद वही कुछ बातें हैं कि वो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। अगर वो पहले से एमपी या एमएलए है तो जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा उस दिन से उसकी पूर्व की जो सदस्यता है वो रद्द मान ली जाएगी और वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मैंने आपको बताया था कि लाभ के पद में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। एक हो गया राष्ट्रपति, एक है राज्यपाल, दूसरे है संसद या राज्य विधानमंडलों के मंत्री। इसमें उपराष्ट्रपति भी आता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमंडलों के मंत्री हैं।
वो लाभ के पद में काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब निर्वाचन से जुड़े कुछ अन्य उपबंधों को हम देखते हैं कि पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति है वो कितनी भी बार व्यक्ति बन सकता है, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और पुनर्निर्वाचित होने के लिए योग्य होता है। अभी तक भारत में 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति पद धारण किया है। एक तो अपने सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो 2 योजनाओं में रहे हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2012 में उन्होंने दूसरी बार उपराष्ट्रपति का पद धारण किया था। इसके बाद निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो जो पहले से उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कर ली जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद आप निर्वाचन कर रहे हो। जैसा राष्ट्रपति के संबंध में है वैसा ही उपराष्ट्रपति के संबंध में है कि अगला व्यक्ति का चुनाव है वो पहले ही कर लिया जाना चाहिए, ताकि जो निश्चित तारीख है वहाँ पर जो नया उपराष्ट्रपति है वो अपना पद धारण कर सके। अब है कि उपराष्ट्रपति को पदावधि से पहले हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है। इसके लिए एक तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, लेकिन 2 आधारों पर इससे पहले भी हटाया जा सकता है। 2 आधार मृत्यु को छोड़ करके हैं। कौन कौन से आधार हैं? एक तो है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र दे दे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अगर उस समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से कोई एक नहीं है, मान लो कि राष्ट्रपति है उसने त्याग पत्र दे दिया, तो उस समय उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अब उसको भी त्याग पत्र देना है तो वो किसको देगा? तो वो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको त्याग पत्र सौंप देगा। दूसरा, उसे एक संकल्प पारित करके राज्यसभा में, बाद में उसको लोकसभा से पारित करवा करके उसके पद से हटाया भी जा सकता है। इन 2 आधारों पर वो 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले हट सकता है। अगर उसको पद से हटाना है तो उसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की लिखित सूचना है उसको देनी पड़ेगी कि हम आपको हटाने का संकल्प है वो पारित करने जा रहे हैं। और ये संकल्प सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि आप उस संकल्प को संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हो, शुरू में मतलब प्रस्ताव कर सकते हो उसका, और लोकसभा में भी कर सकते हो। फिर जिस सदन में हम करते हैं उससे दूसरा सदन है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो इसका संकल्प सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, उसके आधार पर इसको हम हटाया जा रहा है। इसके बाद राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा वो संकल्प है वो पारित होनी चाहिए। अब कुल सदस्य संख्या के बहुमत, राज्यसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 245 है, तो बटे 2 कितनी आ गई? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 123, 122.5 आ रहा है। तो 123 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तब वो संकल्प है वो पारित हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा को साधारण बहुमत से उसको पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब लोकसभा का साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उस समय सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का बहुमत। अब लोकसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 543 है। मान लो उस दिन 500 सदस्य उपस्थित थे, तो 500 में से 251 सदस्य इस पर अपनी सहमति दे देंगे तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। ये नहीं है कि राज्यसभा की तरह ही कितने बच गए? 43 यानी 21 दूनी 42, 22, यानी 273 सदस्यों की जरूरी नहीं है, 272 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी नहीं है। उस दिन जो उपस्थित सदस्य होंगे ना लोकसभा में, वही अगर अपना बहुमत से मतदान दे देंगे तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो लोकसभा में साधारण बहुमत और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्य है वो 2 अनुच्छेद 64 में और अनुच्छेद 65 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 64 में जो कार्य दिए गए हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के हिसाब से दिए गए हैं। और अनुच्छेद 65 में जो कार्य है वो है कि अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के आधार पर कार्य करता है, उन कार्यों का वर्णन है।
अब 64 में जो राज्यसभा का पदेन सभापति है तो क्या करेगा, वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। मतदान देने का उसको अधिकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। अब राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 है, प्लस में अभी हाल फिलहाल कोई उपराष्ट्रपति नहीं है। ये भी एक जानने की बात है कि भारत में राष्ट्रपति हर समय होता है, उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं है कि किसी समय राष्ट्रपति का पद है वो पूरी तरह खाली हो गया हो। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का उस समय जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो होगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का पद है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। लेकिन उपराष्ट्रपति में ये सिचुएशन आ सकती है, जैसा आप अभी हाल फिलहाल देख रहे हो, जगदीप धनखड़ जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अभी भारत के उपराष्ट्रपति का पद गया है, खाली है। तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो उसको मतदान का अधिकार भी नहीं होता है कि जो विधेयक आता है उस पर मतदान करे। लेकिन उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है कि अगर किसी विधेयक पर या किसी विचार पर बराबर मत पड़ गए हैं तो वहां पर वो निर्णायक मत दे सकता है। ये है राज्यसभा के संबंध में उपराष्ट्रपति के कार्य। दूसरा है अनुच्छेद 65, जिसमें वो राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कि आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति पद है वहां पर वो कार्य करेगा। कब करेगा? कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उसने त्यागपत्र दे दिया गया है या उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया गया है, तो उस समय से 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर करवा लिया जाना है। यही प्रावधान उपराष्ट्रपति के लिए भी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी 6 महीने के अंदर अंदर करवा लिया जाना है। दूसरा कि मान लो राष्ट्रपति है, उसका पद त्याग नहीं हुआ है, लेकिन वो अनुपस्थित है, किसी काम से अपने ऑफिस नहीं जा सकता है, बीमार है या कोई अन्य कारण है, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति है वो कार्य करता है। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा होता है तो उसको वही वेतन, उपलब्धियां, भत्ते वगैरह मिलते हैं जो राष्ट्रपति के लिए मान्य होते हैं। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां। संविधान में उपराष्ट्रपति की परिलब्धियों की व्याख्या नहीं की गई है। अब संविधान में मतलब संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं उनकी व्यवस्था करती है, जिसमें कौन कौन आते हैं। जिसमें राष्ट्रपति आता है, जिसके अंदर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधान परिषद के सभापति उपाध्यक्ष उपसभापति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबके वेतन भत्तों का ब्यौरा अनुसूची 2 में दिया गया है। लेकिन वहां पर उपराष्ट्रपति नाम नहीं है। इसका मतलब है कि संविधान में इसकी परिलब्धियों की व्यवस्था नहीं है। बाद में संसद विधि बनाकर इसकी परिलब्धियां बना सकती है, तो उसको परिलब्धियां राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको वेतन भत्ते जो भी हैं वो मिलते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन है वो 4 लाख रुपए प्रति माह है और इसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, आयकर से छूट है, आवास है वो फ्री का मिलता है और चिकित्सा सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें उनको फ्री मिलती ही है। और अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो उस समय जो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाएं हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलती है। अब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का एक साथ रिक्त हो जाना। ये सिचुएशन आई थी दोस्तों 1969 में। उस समय अनुच्छेद 70 का सहारा लेकर संसद ने एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। अनुच्छेद 70 में क्या है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विधि है वो बना सकती है अगर कोई ऐसी असामान्य स्थिति आ जाती है। 1969 में क्या था? उपराष्ट्रपति का चुनाव था, क्योंकि 1969 में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। उस समय उपराष्ट्रपति थे वी गिरी साहब। उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला, लेकिन उनको
क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में लड़ना था, तो इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, तब ये दुविधा खड़ी हो गई भारत के सामने कि अब राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तब संसद ने ये अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति अधिनियम 1969। उसमें उन्होंने दो बातें कही कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। और अगर किसी कारणवश वो भी नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब सबसे पहले राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति नहीं है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति रहेगा। अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। इसके बाद हम देखते हैं अभी तक के उपराष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति है 16 कार्यकाल के हिसाब से 15 राष्ट्रपति रहे हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति भी 16 कार्यकाल के हिसाब से 15 उपराष्ट्रपति रहे हैं। 16वें अभी आने वाले हैं, जो चुनाव हो जाएंगे उनके बाद हम देखेंगे कौन कौन से रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं 2 बार, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार रहे हैं, M वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ जी अभी लेटेस्ट थे। अभी पिछले जो स्लाइड थे उसमें मैं बताना भूल गया था कि उस समय संसद ने जो 1969 में अधिनियम निकाला, तो उस समय उच्चतम न्यायालय के जो CJI थे, न्यायाधीश थे, वो थे M हिदायतुल्ला, M हिदायतुल्ला। तो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था पहली बार, ठीक है। और बाद में ये राष्ट्रपति के रूप में चुने भी गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो इनकी संख्या है दोस्तों 6। कौन कौन से? सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, ये उपराष्ट्रपति थे ही, बाद में वही 1969 में इन्होंने चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति ये बन गए। और VV गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ के राष्ट्रपति बने हैं, किसी पार्टी की तरफ से इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन, ये 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। 2 राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। किन किन की? दोनों ही संयोग से मुस्लिम थे। एक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे अपने कौन से हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक नाम इसमें छूट गया यार, नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक तो ये अपने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कोई अमूल्य सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें। कल के लेक्चर में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों।